हेलो बच्चों। आज कक्षा 3 में हमारा विषय है हिंदी और उपविषय अक्ल भड़ी या भैंस। तो चलिए मिलकर इन प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न 1, उचित उत्तर का चुनाव कीजिए। क, आपको इस कहानी में कौन सही लगा? तो हमें इस कहानी में आफंती सही लगा। दूसरा, आफंती के पास क्या था? आफंती के पास बुद्धि थी। पहलवान के पास क्या था? पहलवान के पास ताकत थी। रुमाल को दीवार के पार फेंकने में क्या काम आया? तो रुमाल को दीवार के पार फेंकने में बुद्धि काम आई थी, तो इसलिए हम लगाएंगे बुद्धि। अगला प्रश्न है, 1 क्विंटल में कितना वजन होता है? तो 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम वजन होता है। इस कहानी में भैंस की तुलना किससे की गई है? इस कहानी में भैंस की तुलना मोटी बुद्धि से की गई है, तो इसका उत्तर होगा मोटी बुद्धि। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। बताओ, किसने किससे कहा, मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ? तो ये कहा था पहलवान ने। तो हम लगाएंगे यहाँ पे पहलवान को सर्कल। दूसरा है, ज़रा इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर दिखाओ। तो ये कहा था अफंती ने। प्रश्न नंबर 3, अफंती ने रुमाल में पत्थर क्यों बांधा? अपने शब्दों में लिखिए। तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं, अफंती ने रुमाल में पत्थर इसलिए बांधा ताकि पत्थर के वजन से रुमाल भारी हो जाए और रुमाल दीवार के उस पार चला जाए। प्रश्न नंबर 4, दी गई लोकोक्तियों के उचित अर्थों को डिब्बे में से चुनकर उनसे एक वाक्य बनाएं। तो जैसे पहला है अक्ल बड़ी या भैंस, तो इसका अर्थ है शरीर शक्तिशाली होने से अक्ल नहीं आती। और वाक्य में प्रयोग, नीता के खराब काम पर गुस्सा होकर पिताजी ने उससे कहा, तुम्हारे काम को देखकर मुझे अक्ल बड़ी या भैंस वाली कहावत याद आ गई। तो इसी तरह हम अगला लिखेंगे, खोदा पहाड़ निकली चूहियाँ। तो इसका अर्थ होता है बहुत मेहनत का कम फल मिलना। तो जैसे हम लिख सकते हैं एक वाक्य बनाकर, 2 महीने से सोने के लालच में सारे घर को खोद डाला, लेकिन मिला मात्र चांदी का एक सिक्का। यही होता है खोदा पहाड़ निकली चूहियाँ। अगला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसका अर्थ है बलवान की जीत होना। तो वाक्य में प्रयोग, अंग्रेजों ने सेना के बल के आधार पर बंगाल पर कब्जा कर लिया था। यही है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगला, आम के आम गुठलियों के दाम। इसका मतलब होता है उम्मीद से अधिक लाभ होना। तो इसको वाक्य में इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, रमेश ने पुराना मकान बहुत सस्ते दामों में खरीदा और उसी मकान की ईंटों से नया घर भी बनवा लिया। यानी आम के आम गुठलियों के दाम। अगला है, ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका अर्थ होता है केवल बाहरी प्रदर्शन करना। आज कागज़ों में देश की साक्षरता दर बढ़ रही है, लेकिन हकीकत इससे कुछ और ही है। आज भी बहुत से लोग हस्ताक्षर की जगह अंगूठा लगाते हैं। इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। अगला है, एक पंथ दो काज। तो इसका अर्थ हम ले सकते हैं एक काम करने से दूसरा काम भी हो जाना। जैसे मैं शिमला में ट्रेनिंग के लिए जाऊंगा और साथ में मामा मामी से मिल आऊंगा। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। अब है जीवन कौशल। जीवन कौशल में हमारा विषय है पत्र लेखन एवं संवाद। तो साक्षी ने अपनी नानी जी को एक पत्र लिखा है, इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए। तो आप इस पत्र को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आपको एक पत्र लिखना है। जैसे ये है प्रश्न नंबर 1, साक्षी के पत्र की तरह अब आप एक पत्र अपनी दादी जी को लिखिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे पता दिल्ली, फिर लिखेंगे दिनांक 28/9/2020, फिर संबोधन आदरणीय दादी जी, प्रणाम, हम लोग यहाँ सकुशल हैं, आप लोग वहाँ कैसे हैं? दादी जी, मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, मैं तीसरी कक्षा में आ गया हूँ, मेरा पढ़ाई में बहुत मन लगता है। मेरी कक्षा में कुछ नए बच्चे भी आए हैं। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में हम आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। हमें आपकी बहुत याद भी आती है।
दादाजी को मेरा प्रणाम बोलना। सप्रेम, आपका पोता कमल। तो आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। आप इस वीडियो को यहाँ पे रोक कर अपना उत्तर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अगला है, उचित उत्तर का चुनाव करके निशान लगाएं। पहला है, पत्र लिखने के बाद हम उसे पते पर पहुंचाने के लिए कहाँ डालते हैं, डाकघर या चिड़ियाघर। तो हम उसे डालते हैं डाकघर में। घरों में पत्र पहुंचाने कौन आता है, डाकिया, चौकीदार। तो घरों में पत्र पहुंचाने के लिए डाकिया आता है। आजकल हम अपना संदेश मोबाइल द्वारा भी भेज सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे ईमेल कहा जाता है। अगला है, पत्र भेजने के लिए किसका पता लिखना ज़रूरी होता है। तो पत्र भेजने के लिए पत्र प्राप्त करने वाले का, मतलब जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखना आवश्यक होता है। प्रश्न 3, आदेशानुसार लिखिए। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है और अपने घर का पता लिखना है। इसी प्रकार अपनी माताजी का नाम और अपने माता या पिता का मोबाइल नंबर। तो ये क्योंकि सभी बच्चों का अलग अलग होगा इसलिए ये काम मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगला है, सौरभ ने अपने मित्र को उसके जन्मदिन पर एक संवाद लिखा है। इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए। प्रिय मित्र, मेरी और मेरे परिवार की तरफ से तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है तुम्हारा दिन अच्छा बीते। प्रश्न नंबर 4, सौरभ के संवाद की तरह आप भी अपने मित्र को कक्षा में प्रथम आने की बधाई एक छोटे से संवाद द्वारा दीजिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, प्रिय मित्र, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से तुम्हें कक्षा में प्रथम आने पर हार्दिक बधाई। आशा है तुम इसी तरह सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहो। इसी के साथ आज की वर्कशीट पूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।